सभी भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो आप सब कैसे हो? आयो अच्छे होंगे। आज फिर से मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, अब चौथा चरण लेके। तो तीनों चरण आपने देख लिए होंगे मेरे पिछली वीडियो में। आज चौथा चरण लेके आई हूँ आपके साथ में, तो बने रहिएगा मेरे साथ स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो देखते हैं एकीकरण का चौथा चरण। अपना हो गया एकीकरण। चौथा चरण ये हुआ था 30 मार्च 1949। इसका नाम था पूर्वी राजस्थान, बृहत राजस्थान, और इसको ग्रेटर राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है। और जो अपने एकीकरण के चौथे चरण के अंतर्गत जो रियासतें थी, वो 4 रियासत थी इसके अंतर्गत, जो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से बताऊंगी। ट्रिक अपनी ये है, जे 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 बी, जे 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 बी। तो इससे हो जाएगा जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अपना हो गया जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और ये बीकानेर। ये 4 रियासतें इसके अंतर्गत शामिल थी। और जो इसमें अपना जो एकीकरण का चौथा चरण है, उसमें एक ठिकाना था जो कि लावा ठिकाना है, सबसे छोटा ठिकाना है ये। इसमें ठिकाना था, वो था अपना लावा। इसको जयपुर के अंदर 19 जुलाई 1947 में मिलाया गया था। 19 जुलाई 1947 को जयपुर में मिलाया गया था। मिलाया है, गया था। जो ये लावा ठिकाना है, एकीकरण के समय जयपुर में था, और जो वर्तमान में कोटा में है। सॉरी, वर्तमान टोंक में आ रहे। ठिकाना लावा हो गया, जिसको 19 जुलाई 1947 को जयपुर में मिलाया गया था, और ये वर्तमान टोंक में है। और जिसमें उद्घाटन करता थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो प्रधानमंत्री थे चौथे चरण के थे, वो थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री हो गए हीरालाल शास्त्री। जो चौथा चरण है, इसमें इसकी राजधानी बनाई गई थी जयपुर को। राजधानी हो गई जयपुर।
जो जयपुर को राजधानी बनाई गई थी वो पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर बनाई गई थी, जल पूर्ति के आधार पर। तो सिफारिश वो थी पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण समिति। ठीक है, और जो इस समिति के अध्यक्ष थे वो थे बी आर पटेल, अध्यक्ष हो गए बी आर पटेल। और जो इसके सदस्य थे वो 2 थे, सदस्य में 2 थे, एक तो टीसी पुरी और एक एसपी सिंधवा। ठीक है, और जो यहाँ के राज प्रमुख थे वो थे मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको रफ करूंगी। ले लिया होगा। जो इसके चौथे चरण के जो राज प्रमुख थे मानसिंह द्वितीय, उन्होंने इन्होंने गुंडाड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, जो चौथा चरण ना, उसके अंतर्गत एक इंसान, एक आदमी है, उसका मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसकी, तो उसका नाम है राम लुभाया। राम मोहन लुभाया, जो कि समाजवादी पार्टी से थे। इनका चौथे चरण में महत्वपूर्ण योगदान था।
ठीक है। और इसके कुछ विभाग हैं जो उनके नाम मैं बताऊंगी कि कौन सा विभाग कहाँ है, तो देखते रहिएगा। जो न्याय विभाग है अपना, वो अपना है जोधपुर में। न्याय विभाग होगा जोधपुर में। और जो खनन विभाग है ये हो गया उदयपुर में। जो कृषि विभाग है वो हो गया भरतपुर में। भरतपुर। और जो राजस्व विभाग है वो हो जाएगा अपना अजमेर। हो गया अजमेर में, ठीक है। और जो शिक्षा विभाग हो गया अपना, ये हो गया बीकानेर। जो ये अपने, और शिक्षा विभाग हो गया शिक्षा विभाग। एक और है वन विभाग। ये हो जाएगा अपना कोटा। तो इसको उतार लो आप सभी एक बार। ये अपने कुछ विभाग हैं एकीकरण से संबंधित, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए मेरे साथ। जो मान सिंह द्वितीय है ना, इन्होंने ढूंढाड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। मान सिंह द्वितीय ने, जो कि राज प्रमुख थे। और जो राम मनोहर लोहिया का नाम आता है चौथे चरण के अंतर्गत, जो कि एक महत्वपूर्ण शख्स है चौथे चरण में, जो कि समाजवादी पार्टी से इनका संबंध था। और इसके चौथे चरण में कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, जैसे न्याय विभाग हुआ वो हुआ जोधपुर में, खनन विभाग है अपना उदयपुर में है, जो कृषि विभाग है वो है अपना भरतपुर में, और जो राजस्व विभाग है वो है अजमेर, और जो शिक्षा विभाग है वो अपना बीकानेर में, और वन विभाग आता है कोटा में। तो उसको मिटा रही हूं मैं। अब हम इन रियासतों के बारे में बात करेंगे कुछ। हम शुरू करते हैं बीकानेर रियासत से। जो बीकानेर रियासत है अपनी, यह पहली रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली सर्वप्रथम वो रियासत थी अपनी बीकानेर। सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत वो अपनी थी बीकानेर।
इसने हस्ताक्षर कब किया था? 7 अगस्त 1947 को। इस विलय पत्र पर जो बीकानेर रियासत थी उसने सर्वप्रथम जो हस्ताक्षर किए थे वो किए थे 7 अगस्त 1947 को। और जो ये रियासत है ना, ये रियासत सर्वाधिक राशि देने वाली रियासत थी, जो कि सबसे ज्यादा जो देते हैं ना पैसे, वो इसी रियासत ने दिए थे। राशि देने वाली और एकीकरण के टाइम पे जो बीकानेर के शासक थे वो थे अपने शार्दुल सिंह। बीकानेर शासक थे शार्दुल सिंह। ये बीकानेर के बारे में कुछ बातें हैं। और अपन अब बात करते हैं जैसलमेर की, क्योंकि दूसरी रियासत है। जैसलमेर यह सबसे पिछड़ी रियासत है, एकीकरण के टाइम की सबसे पिछड़ी रियासत मानी जाती है। ये सबसे पिछड़ी सबसे पिछड़ी रियासत मानी जाती है और इसको विश्व का 7वां अजूबा, 7 अजूबे तो है ही, और जो 8वां अजूबा था, 8वां अजूबा कहा था इसको, 8वां वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसको 8वां अजूबा कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जो अपनी जैसलमेर रियासत है इसको आलसी रियासत के नाम से भी जाना जाता है। आलसी रियासत। ये अपनी 2 रियासतें हो गई, बीकानेर हो गई और जैसलमेर हो गई। अब बात करते हैं जोधपुर की। यह जोधपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। जो यहाँ के जोधपुर के शासक थे हनुमंत सिंह। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह। हनुमंत सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। लेकिन जो माउंट बेटन थे ना, उनके डर से माउंट बेटन के दबाव में आकर इनको राजस्थान में मिलना पड़ा। मिलना पड़ा।
एक बार आप इसको लिख लीजिए, एक बार तो मेरे साथ रिवीज कर लो इसको। जो बीकानेर रियासत थी ना, वो एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, इसने हस्ताक्षर किया था 7 अगस्त 1947 को। और जो सर्वाधिक राशि देने वाली रियासत थी ना एकीकरण के टाइम पे, वो थी अपने बीकानेर। और जो बीकानेर के शासक थे वो थे शार्दुल सिंह। बात करते हैं दूसरी रियासत की, जो थी जैसलमेर। यह सबसे पिछड़ी रियासत थी। और जो विश्व का 8वां अजूबा है ना, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था विश्व का 7वां अजूबा। और इस रियासत को आलसी रियासत के नाम से भी जानते हैं, या ये मान लो कि आलसी रियासत नाम दिया था इसको एकीकरण के टाइम पे। और जो जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह थे ना, वो अपनी जो इस रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, हनुमंत सिंह। लेकिन वो माउंट बेटन के दबाव में आकर उनको राजस्थान में मिलना पड़ा। तो आप एक बार इसको उतार लो। किया होगा सभी ने। और जो जोधपुर रियासत है, ये जो जोधपुर रियासत, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, जोधपुर रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ी रियासत थी एकीकरण के टाइम पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत वो थी अपने जोधपुर। ये अपनी 3 रियासतें हो गई। अब बात करते हैं अपन चौथी रियासत के बारे में, जो कि जयपुर है, जो कि राजधानी भी थी चौथे चरण की। जयपुर, जयपुर पहली रियासत थी जो कि भारत में मिलना चाहती थी। पहली रियासत जयपुर ही थी जो कि भारत में मिलना चाहती थी। सबसे पहले इसने आगाज किया था भारत में मिलने का। पहली रियासत जो भारत में मिलना चाहती थी। और जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो थी अपने जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत वो हो गई अपने जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर हो गई और जनसंख्या की दृष्टि से अपने जयपुर हो गई। ठीक है, यहाँ के शासक थे मानसिंह द्वितीय। जो शासक थे वो थे मानसिंह द्वितीय। ठीक है, और जयपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, जिसमें जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था। एकमात्र ऐसी रियासत जिसने
भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, ये बात हो गई जयपुर की। और जो जोधपुर हो गई एक रियासत जो कि पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, और एक रियासत और थी टोंक, वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। एकीकरण के टाइम पे ऐसी 2 रियासतें थी जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। मिटा रही हूं मैं इसको नीचे से। ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, आप इसको एक बार उतार लीजिए। और 2 इंपॉर्टेंट डेट लिखवानी है आपको इसके अंदर। जो 30 मार्च को ना वो राजस्थान दिवस मनाया जाता है, वो तो आप सबको पता ही है। 30 मार्च को मनाया जाता है अपना राजस्थान दिवस। और 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। अपने 1 नवंबर को मनाया जाता है राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान दिवस तो मनाया जाता है 30 मार्च को, और जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है 1 नवंबर को। राजस्थान स्थापना दिवस। तो ये अपने चौथे चरण से रिलेटेड कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई। और अगर ये मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से आऊंगी आपके 5वां पार्ट लेके नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।